नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए थे, वह आक्रमण किस प्रकार से हुए थे। और इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि अरब के आक्रमण भारत पर हुए थे। तो अरब के जो आक्रमण हुए थे, वो आक्रमण उतने सफल नहीं हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम को हमने देखा था, जो कि एक अरब आक्रमणकारी था, उसको वापस होना पड़ा था। तो ऐसा क्या था तुर्क आक्रमण के समय जो इन लोगों को ज्यादा सफलता मिली? भारतीय क्षेत्र पर इन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित की। क्या पूरा घटनाक्रम था, उसको हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं भारत पर हुए तुर्क आक्रमणों के विषय में। जब हम तुर्क आक्रमण देखते हैं तो उससे पहले हमको समझना होगा कि जो तुर्क आक्रमणकारी थे, इनकी पृष्ठभूमि कैसी थी, यह उभरे कहां से थे, वह हमको समझना होगा। तो हम देखते हैं 5वीं शताब्दी का काल। और 5वीं शताब्दी के समय जो अब्बासीद है, यही पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हमको मिलता है। लेकिन जब समय आता है 9वीं शताब्दी का, अर्थात 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक पश्चिम एशिया के क्षेत्र में हमको अब्बासीद का साम्राज्य काफी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मिलता है। 9वीं शताब्दी के समय तक यह स्थिति बदलने लगती है और साम्राज्य कई सारे हिस्सों में टूटने लगता है। इस विघटन का एक प्रमुख कारण हमको यह मिलता है कि जो यह अब्बासीद साम्राज्य था, इसने जो बुत परस्त तुर्क थे, उनसे लड़ने में अपने सारे संसाधनों को, अपनी सारी ऊर्जा को खर्च कर दिया। अब देखिए, हमने अरब आक्रमण के समय देखा था कि जनजातियां रह रही थी और यह जनजातियां बुत परस्त थी, अर्थात मूर्ति पूजक। और इस मूर्ति पूजक जनजाति के विरोध में हम कहें, या जो मूर्ति पूजक जनजातियां आपस में लड़ रही थी, उनको एक करने के लिए एक नया धर्म उत्पन्न हुआ, इस्लाम, और उसने इनको जोड़ के रखने का प्रयास किया। इसी तरह से जो अब्बासीद का साम्राज्य था, यह साम्राज्य भी जो बुत परस्त तुर्क है, तुर्क देखिए बुत परस्त है, मतलब मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, इनको यह हटाना चाह रहे थे। और जो इनकी भावना थी मूर्ति पूजा की, उसको यह अब्बासीद साम्राज्य स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तो तुर्कों से लड़ने में इस साम्राज्य ने अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी, जिससे यह साम्राज्य कई सारे टुकड़ों में टूट गया। जो टुकड़े बने, उन पर गैर तुर्कों ने भी शासन किया और तुर्क के राजाओं ने भी शासन किया। इसी में जो तुर्क के राजा थे, उन्होंने स्वयं को क्या कहा? सुल्तान घोषित कर दिया। मतलब एक बड़ा साम्राज्य जो कि है अब्बासीद, यह तुर्कों के विरोध में था, क्योंकि तुर्क मूर्ति पूजक थे। प्रारंभिक अवस्था की बात यहाँ की जा रही है। जब यह तुर्क मूर्ति पूजक थे, तो इनका विरोध था किससे? अब्बासीद साम्राज्य से। इस कारण जो अब्बासीद साम्राज्य है, वह लगातार तुर्कों के विरुद्ध या तुर्क जनजातियों के विरुद्ध लड़ रहा था। अब्बासी साम्राज्य इससे कमजोर हो गया और वह भी 9वीं शताब्दी तक, मतलब 5वीं शताब्दी से इसका शासन स्थापित था। 9वीं शताब्दी का काल आते आते यह साम्राज्य कमजोर पड़ गया। तो जो इसके उत्तराधिकारी साम्राज्य बने, उसमें तुर्क साम्राज्य के भी लोग या तुर्की लोग भी और गैर तुर्की दोनों तरह के लोग इसके उत्तराधिकारी के रूप में हमको मिलने लगे। जो यह तुर्की लोग, यह खुद को क्या कहेंगे? सुल्तान। मतलब ऐसा तुर्क जो प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेता था, वह स्वयं को सुल्तान कहलवाने लगता था। हालांकि इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि जो इस्लाम का उदय था, वह इस्लाम का उदय हो चुका था और इस्लामीकरण काफी तेजी के साथ हो रहा था। इस्लाम की व्यवस्था में एक पद था खलीफा, यह हमने पीछे देखा था। तो जो यह नए राज्य बन रहे थे, चाहे वह तुर्की राज्य थे, चाहे वह गैर तुर्की राज्य थे, अब्बासी साम्राज्य के बाद, तो ये सारे लोग खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार कर रहे थे। मतलब यह लोग अपना मेन लीडर इसको मान रहे थे खलीफा, और खलीफा ने भी इनकी वैधता को स्वीकार किया और मंसूर जारी किया। मंसूर क्या है? एक औपचारिक पत्र, या हम कहे एथोराइजेशन लेटर, जो कि खलीफा ने जारी किया इन गैर तुर्क और तुर्क सुल्तानों के लिए। तो देखिए, साम्राज्य टूटा और साम्राज्य टुकड़ों में बट गया। खलीफा को इन लोगों ने अपना लीडर चुन लिया। इससे जो भावना है इस्लामीकरण की, वह भावना भी हमको तुर्क साम्राज्य के पीछे जुड़ती हुई मिली। बाद में जो मुस्लिम शासक थे, वह तुर्क व्यवस्था के अंतर्गत थे, या तुर्क जनजातियों से कनेक्टेड थे, या तुर्क जनजातियों से नहीं कनेक्टेड थे। जिन्होंने इस्लाम की मान्यता को मान लिया, अर्थात इस्लामीकरण को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, वे सारे मुस्लिम शासक स्वयं को क्या कहलवाने लगे? सुल्तान। अब आप कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे इस्लाम की बात जब की जाती है, तो इस्लाम अरब के क्षेत्र में उभरा था, लेकिन जो गैर अरब क्षेत्र थे, वहां पहले स्थानीय जनजातियां थी। जैसे हम तुर्कों की बात यहाँ कर रहे हैं, यह अरब के क्षेत्र में नहीं है जहां से इस्लाम उभरा था, यह किसी दूसरे क्षेत्र में है। तो इस्लाम उभरा
और अपना विस्तार करने लगा। विस्तार के साथ क्या होता है, जो अन्य क्षेत्र के लोग हैं वह ज्यादातर क्या है, मूर्ति पूजक प्लस जनजाति हैं। और जब यह मूर्ति पूजक उसके साथ साथ जनजाति हैं तो इन सब को लाया जाता है इस्लाम के अंतर्गत। जो मूर्ति पूजक हैं इनको भी और जो अन्य जनजातियां हैं उन सबको इस्लाम के अंतर्गत लाया जाता है। इसीलिए जो बाद में तुर्क होंगे यह भी इस्लाम को स्वीकार करेंगे और इसीलिए जो तुर्क शासक होंगे उनको बाद में क्या कहेंगे, मुस्लिम। शायद अंतर आप समझ चुके होंगे। तो जब हम अब्बासीद का साम्राज्य देखते हैं तो एक समय काल में क्या हम कहें जब 5वीं शताब्दी थी तो यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अब्बासीद साम्राज्य के अंतर्गत आ रहा था। उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, वह क्षेत्र भी इसके अंतर्गत था। अरब का क्षेत्र यह तो पूरा था ही। तो इस तरह से इस साम्राज्य ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था। इस्लाम का उदय होगा अरब में और इस्लाम फिर यहाँ से फैलेगा अन्य क्षेत्रों में। और जब यहाँ से अन्य क्षेत्रों में फैलेगा तो जो अन्य क्षेत्रों के लोग हैं उनका इस्लामीकरण होगा और वह लोग भी इस्लाम में शामिल हो जाएंगे। बाद में हम देखते हैं 9वीं शताब्दी का काल। और उस समय क्या होता है, यह जो आपका अब्बासीद साम्राज्य था यह टुकड़ों में टूट गया। इसके स्थान पर कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य उभर कर आए और अब्बासीद का जो साम्राज्यिक क्षेत्र था वह साम्राज्यिक क्षेत्र काफी कम हो गया। समय काल में जब आगे बढ़ेंगे तो यह साम्राज्य और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब्बासीद साम्राज्य कमजोर हो गया और स्थानीय प्रशासक हमको मिलने लगे। इसी के साथ साथ जो तुर्की समाज था, और यह था कैसा, खानाबदोश, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ये लोग घूमते रहते थे, संसाधनों का उपयोग करते थे और फिर अगली प्लेस के लिए ट्रांसफर हो जाते थे। तो जो यह तुर्की खानाबदोश जनजाति है, इस जनजाति का होता है फारसीकर। अब यह होता कैसे है, यह हम समझ लें। टाइम होता है 8वीं शताब्दी का और जो आपकी यह तुर्की खानाबदोश जनजातियां हैं यह मध्य एशिया और पूर्व एशिया इनके बीच जो स्थित क्षेत्र है त्रास आक्सियाना, जिसको अरबी स्रोतों में मवारून नहर, फारसी में परारूद इन नामों से जाना जाता था, वहां पर यह घुसपैठ कर रहे थे। कौन, तुर्की खानाबदोश जनजातियां। यह भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। इनके साथ एक अच्छी चीज थी, यह एक कुशल सैन्य व्यवस्था को देख रहे थे। यह इनके पास एक कुशल सैन्य व्यवस्था थी, अच्छे योद्धा थे ये लोग। इसी कारण से जो तुर्की खानाबदोश जनजातियां थी, इनको जो अब्बासीद के खलीफा थे, जो ईरान के शासक थे, उन्होंने इनका इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाया, इस्लामीकरण इनका करवा दिया। और उसके बाद जो किराए के सैनिकों की व्यवस्था उस रूप में इनकी नियुक्ति की। इनको अपने महल के रक्षकों के रूप में, दासों के रूप में भर्ती कर लिया। तो जो तुर्क खानाबदोश जनजातियां अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही थी उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया या फिर हम कहें उनका इस्लामीकरण करवाया गया। और उसके बाद उनको किराए के सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया। कहाँ, अब्बासी साम्राज्य के अंतर्गत और ईरानी शासकों के अंतर्गत। भर्ती के बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ आपके तुर्की कमांडर है यह शिष्टाचार सीखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को सीखते हैं, फारसी के अनुवादों को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं, अर्थात इनका फारसीकरण हो जाता है। और धीरे धीरे जो यह तुर्की शासक यह स्वयं को फारसी संस्कृति में ही ढाल लेते हैं और पूरी तरह से जो फारसीकरण का प्रभाव है वह इन तुर्क खानाबदोश जनजातियों पर हमको मिलता है। उसके बाद यह अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है और उसके साथ साथ जो भारतीय उपमहाद्वीप, इन दोनों में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। ट्रांसोक्सानिया का अगर क्षेत्र देखें तो यहाँ पर यह खानाबदोश जनजातियां दो तरफा विस्तार कर रही थी। इन पर जो ईरान के शासक हैं और जो अब्बासीद और अब्बासीद के भी खलीफा, वह दोनों इनका इस्लामीकरण करवाते हैं और इनको अपने साम्राज्य में किराए के सैनिकों के रूप में भर्ती करवाते हैं। फिर इनको बाद में साम्राज्यिक विस्तार में शामिल करते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब इस्लाम का उदय हुआ था तो इस्लाम अपने उदय के बाद विस्तार कर रहा था। इसी विस्तार में हमने पीछे देखा कि जो अरब के लोग वह इस्लाम का विस्तार करते हुए भारतीय क्षेत्र तक आते हैं। और हमने देखा कि जो आपका कासिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, राजा दाहर को जिसने हराया था और सिंध पर जिसने अधिकार किया था, उस कासिम को खलीफा द्वारा यह कह के भेजा गया था कि आपको मुल्तान तक भारतीय क्षेत्र में अधिकार करना है। तो साम्राज्यिक विस्तारीकरण की जो नीति थी वह नीति इस्लाम के साथ जुड़ी हुई थी, वह अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही थी। इसी में बाद में इन्होंने जो तुर्क के जनजातीय लोग हैं इनको शामिल किया
और अपनी विस्तारवादी नीति में इनको भी जोड़ लिया। जब अब्बासी साम्राज्य टूट गया तो उसके बाद क्या स्थिति बनी, जो इनका क्षेत्र था वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और इसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटे टुकड़ों में बने राज्य थे यह आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। यह छोटे छोटे राज्य अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का, अपने क्षेत्र का, अपनी सत्ता का विस्तार करना चाह रहे थे, इस कारण से एक दूसरे से लड़ने लगे। इनमें कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारी भी हम देखेंगे जो पहले अधिकारी के रूप में नियुक्त थे अब्बासी साम्राज्य के समय, लेकिन बाद में सत्ता पाने के लिए यह स्वयं भी राजा के विरुद्ध खड़े होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे राजवंश आ गए, अर्थात एक बड़ी साम्राज्य की व्यवस्था के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आ गए। हमने जैसे गुप्त साम्राज्य के विषय में देखा था कि वह साम्राज्य टूटा और फिर बहुत सारे छोटे छोटे वंश निकले, कुछ अधिकारी भी नए वंशों के रूप में उभर कर आए। साम्राज्यिक व्यवस्था में इसी तरह के परिवर्तन आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे। एक बड़ा साम्राज्य होगा, बाद में उसके उत्तराधिकारी कमजोर होंगे, फिर वह साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, कई सारे वंश निकलेंगे, कई सारे अधिकारी वह भी नए वंशों की स्थापना करेंगे। तो यह एक क्रम मिलेगा आपको इतिहास में। इसी क्रम में जो अब्बासी साम्राज्य था यह साम्राज्य टूटा, कई सारे वंश आए और जब आपके यह नए वंश आएंगे तो यह भी एक दूसरे से लड़ेंगे और क्षेत्रों का अपने विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं में हम देखते हैं अब्बासी साम्राज्य के बाद जो समानिद वंश इसने 874 से 999 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आया गजनवी वंश, यह भी एक अलग क्षेत्र में शासन व्यवस्था को संभाल रहा था। तो जो गजनवी वंश है इसने 962 से 1186 तक शासन व्यवस्था को संभाला। इसके अलावा वारिज्म वंश यह भी एक क्षेत्र पर शासन व्यवस्था को संभाल रहा था। तो जैसा अभी हमने देखा कि एक बड़ा साम्राज्य था अब्बासी, अब्बासीद कई सारे टुकड़ों में टूट गया और नए नए साम्राज्य उभर कर आए। उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य था सफारीद का, एक छोटा साम्राज्य और बना समानीद का जो घोर का क्षेत्र है। यह कहाँ है? अफगानिस्तान में। यहाँ पर हमको एक नया वंश मिला, इसको कह रहे थे गजनवी वंश। तो इस तरह से यह वंश उभर कर आता है जो आपका समानीद वंश है। इसके विषय में देखें तो 874 से 999 ईस्वी तक इसने शासन व्यवस्था को संभाले रखा। यह जो व्यवस्था थी इस साम्राज्य की, इसको बल्ख के एक ईरानी सरदार ने स्थापित किया था, जिसका धर्मांतरण हुआ था, अर्थात उसने इस्लाम धर्म को बाद में स्वीकार कर लिया। मध्य एशिया का जो क्षेत्र है अफगानिस्तान, समरकंद, इराक, इन क्षेत्रों पर हमको इस समानीद वंश का अधिकार दिखता है। फिर एक बड़ा साम्राज्य बनेगा गजनी साम्राज्य या गजनवियों का साम्राज्य, जिसने एक बहुत बड़े भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया। तो अगर हम देखें गजनवी साम्राज्य को तो 962 से 1186 तक यह शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इसको अल्पतेगिन नामक समानीद साम्राज्य के एक तुर्की दास ने स्थापित किया था। यानी जो समानीद साम्राज्य था उसमें एक तुर्की दास था, उस तुर्की दास का नाम था अल्पतेनिग और उसी ने इस गजनवी वंश की स्थापना की थी। बाद में जो गजनवी है इन्होंने सेल्जुकिड और ख्वारिज्म इन बड़े राजवंशों को हराया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। जो ख्वारिज्म राजवंश है इसने आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और जो चंगेज खान था, अर्थात जो मंगोल चंगेज खान अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसको भी इस ख्वारिज्म राजवंश ने रोका था। तो इस तरह से गजनवी साम्राज्य समानीद साम्राज्य के अंतर्गत एक तुर्की दास द्वारा स्थापित हमको राज्य दिखता है। सेल्जुकिड और ख्वारिज्म राजवंशों से भी इनका झगड़ा दिखता है। बाद में जो आपका यह ख्वारिज्म राजवंश है यह ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसी के कारण एक प्रभाव दिखेगा हमको कि जो गजनवी साम्राज्य है या जो गजनवी के राजा है यह भारतीय क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर हम सेल्जुक साम्राज्य को देखें तो इसका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमको दिखता है और इसी सेल्जुक साम्राज्य से या इसी सेल्जुकिड साम्राज्य से और ख्वारिज्म से, इन दोनों से झगड़ा था किसका? गजनवियों का। और अंत में हम देखते हैं कि जो आपका ख्वारिज्म राजवंश है इसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। जो गजनी थे इनको मजबूरन भारतीय क्षेत्रों पर आगे बढ़ना पड़ा। वह प्रभाव भी हम देखते हैं कि ख्वारिज्म साम्राज्य इनको बहुत परेशान करता है। हम देखते हैं कि तुर्क योद्धाओं में बहुत सारी सैन्य क्षमता थी। इन तुर्की योद्धाओं का इस्लामीकरण क्यों किया जा रहा था? अब्बासी साम्राज्य द्वारा इनको सैनिकों के रूप में क्यों नियुक्त किया जा रहा था? अगर हम उसको देखें तो यह तुर्क योद्धा हमको जो दिखते हैं इनमें सैन्य क्षमता हमको दिखती है और इस सैन्य क्षमता के
हमको कुछ कारण भी दिखते हैं, जैसे मध्य एशिया का क्षेत्र, जहां पर यह तुर्की योद्धा हमको मिलते हैं। ये जो तुर्की योद्धा हैं, यहाँ पर घोड़ों की बेहतरीन नस्लें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो तुर्की योद्धा है, ये अच्छे घुड़सवार हमको मिलते हैं। हाथियों की जो सेना थी, स्पेशली भारत के क्षेत्र में, वह बहुत फेमस थी। और क्योंकि जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहां पर हाथियों की सेना हमको नहीं दिखती है, मतलब उतनी बड़ी कोई हाथी की सेना हमको नहीं दिखती है जितना हमको भारतीय साम्राज्य के दौरान दिखता है। चाहे हम बात करें गुप्त काल की, चाहे हम बात करें मौर्य काल की, या उससे पहले भी जब आपका शासन होता है नंद वंश का, तो उस समय भी जो धनानंद था उसके पास बहुत बड़ी हाथियों की सेना थी। मौर्य शासन के पास भी बहुत बड़ी हाथियों की सेना थी। गुप्त के भी पास बहुत बड़ी सेना थी। तो हाथियों की जो भारत में सेना थी वह बहुत बड़ी थी। इसी कारण से, क्योंकि हाथी इनके पास थे नहीं, तो अब यह घोड़ों पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, और घोड़े कई बार युद्ध में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे जाते थे, खास करके अगर उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो तुर्की योद्धा हैं, इनका घोड़ों पर अच्छा नियंत्रण है। इनके क्षेत्र में घोड़े बड़ी मात्रा में मिल भी रहे हैं। इसी कारण जो यह घोड़े थे, मतलब जो तुर्की क्षेत्र में मिलने वाले घोड़े थे, यह भारत के क्षेत्रों में भी आते थे। अरब के क्षेत्रों में भी यही घोड़े जाते थे। तो हम समझते हैं कि जो तुर्की क्षेत्र, वह क्षेत्र अपने घोड़ों के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके साथ-साथ जो युद्ध उपकरण है, वह भी इस तुर्की क्षेत्र में आसानी से मिलते थे। ऐसे जो घुर का क्षेत्र था अफगानिस्तान में, यह अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक था, और यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व पाए जाते थे, मतलब बहुत सारे धातु यहाँ पर मिलते थे, स्पेशली उनमें लोहा। तो लोहा बड़ी मात्रा में मिलता था इस घुर के क्षेत्र में। अब लोहा मिलेगा तो हथियार आसानी से बनाए जा सकेंगे। इसी कारण हमको यह मिलता है कि तुर्की योद्धा ज्यादा क्षमतावान हो जाते हैं। एक हमको प्रमाण मिलता है, यह किसका है? हुदुदुल आलम का। हुदुदुल आलम यह लिखते हैं कि जो यह घुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से दास, कवच, कवच जिनको कहा जाता था जिरा, कोट, कोट जिसको कहा जाता था जोशन, और अच्छे अस्त्र शस्त्र, यह बड़ी मात्रा में लाए जाते हैं। तो यह उत्पादन के लिए फेमस था अस्त्र शस्त्रों का, और उसके पीछे जो कारण था वह था लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। इसके कारण अफगानिस्तान का यह क्षेत्र एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में दिख रहा था। अब यहाँ शक्ति आप देखेंगे कि युद्ध के रूप में है। यह लोग अच्छे योद्धा होंगे, लेकिन जो कृषि संसाधन है वह इनके पास नहीं होगा, और भारतीय क्षेत्र में कृषि संसाधन अपार मात्रा में होंगे। आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी इनके क्षेत्रों में, क्यों? क्योंकि कृषि संसाधन ही नहीं है। लेकिन घोड़े का व्यापार और अस्त्रों शस्त्रों का व्यापार यह लोग करते थे। वहीं जब हम भारतीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ कृषि उत्पाद बड़ी मात्रा में थे, वह व्यापार भी लगातार चल रहा था अरबों से। इस तरह से जो तुर्की योद्धा है वह हमको देखते हैं एक अच्छे योद्धा के रूप में। जब महमूद गजनी ने 1020 ईस्वी में घुर पर हमला किया, क्योंकि यह भी एक साम्राज्यिक व्यवस्था का विकास कर रहा था और अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो इसने घुर पर हमला किया, और वहां का जो प्रमुख था अबुल हसन खलफ, तो इस अबुल हसन खलफ ने बड़ी मात्रा अस्त्र शस्त्र दिए इसको, इस महमूद गजनी को। तो घुर का क्षेत्र अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के एरिया में हमको मिलता है। अपने लौह उत्पाद के लिए यह बहुत फेमस था। इसके साथ हम देखें, एक बड़ी बात जुड़ती है गाजी की भावना। ये जो गाजी की भावना वाली बात है, यह कहीं न कहीं अरब के साथ भी जुड़ी थी, मतलब जो अरब आक्रमणकारी थे उनके साथ भी जुड़ी थी। लेकिन जब तुर्क आक्रमण होंगे तो उस समय यह गाजी की भावना बहुत प्रबल रूप से जुड़ी। अरब आक्रमण के समय भी हमने देखा था कि 60,000 सैनिक अरबों के साथ जुड़ जाते हैं, जो धार्मिक भावना थी इस्लाम की, उसके कारण। यही जो गाजी की भावना है या इस्लाम की जो धार्मिक भावना है, गाजी की भावना, वह भावना जुड़ती है तुर्क योद्धाओं के साथ भी, और यह भावना बहुत बड़ा काम करती है भारत पर आक्रमण के पीछे, या हम कहें कि जो तुर्की योद्धा है इनके शक्तिशाली होने के पीछे, इसके कारण भारतीय क्षेत्र में सफल हो पाए। तो गाजी की भावना अगर हम समझे तो मुस्लिम समाज में एक व्यवस्था बनी थी। व्यवस्था क्या थी कि जो भी मुस्लिम योद्धा किसी बड़े अभियान को अंजाम देगा तो उसको माना जाएगा कि यह एक उच्च कोटि का योद्धा है, और जो भी उच्च कोटि का योद्धा होगा उसको एक उपाधि दी जाएगी, किसकी? गाजी की। और सबसे पहली बार हम देखते हैं तो जो ऑटोमन साम्राज्य था उसी के द्वारा यह उपाधि इस्तेमाल की जाती थी। अब देखिए, जो भी योद्धा
होता था इस्लामीकरण से जुड़ा हुआ। वह इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा था और जब वह किसी बड़े क्षेत्र को जीतता है या किसी बड़े राजा को हरा देता है, उसके परिणाम स्वरूप उस योद्धा को एक उपाधि दी जाती है, किसकी? गाजी की। अर्थात जो व्यक्ति इस्लाम को जितने बड़े क्षेत्र में फैलाएगा, जितने बड़े योद्धा को हरा कर फैलाएगा, उसको गाजी की उपाधि दी जाएगी। और मुस्लिम जगत में जो यह गाजी की उपाधि थी, यह उपाधि बहुत फेमस हो चुकी थी क्योंकि इसको कहीं न कहीं खलीफा का भी समर्थन था। तो जो भी गाजी है वह दरअसल इस्लाम का एक प्रमुख नेतृत्व करता है। कुछ इस तरह की भावना फैल चुकी थी। इसके कारण बहुत सारे योद्धा जुड़ जाते हैं अरब आक्रमण के समय भी और बाद में तुर्की आक्रमण के समय भी। जहां पर भी मूर्ति पूजक समाज, उस मूर्ति पूजक समाज को हटाकर गैर मूर्ति पूजक समाज की स्थापना करना, अर्थात इस्लाम की स्थापना करना, यह गाजियों का प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। और इस भावना के साथ यह लगातार क्षेत्रों को जीतते जाते हैं। ये जो आपके तुर्की योद्धा थे, इनको लड़ना पड़ रहा था एक खानाबदोश जनजाति जिसका नाम था तुर्कोमान या तुर्कमेन। तो जो आपकी तुर्कमेन या तुर्कोमान जनजाति थी, इनसे लगातार तुर्की योद्धाओं को लड़ना पड़ रहा था। उसके साथ जो ट्रांस ओक्सियाना का क्षेत्र है, वह क्षेत्र आ गया था ईरानी शासन के अंतर्गत। और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो तुर्क क्षेत्र है और जो गैर मुस्लिम खानाबदोश जनजातियां, अर्थात जो तुर्कमान जनजातियां हैं, यह जनजातियां निवास कर रही होती थी। इसी कारण से जो तुर्क जनजाति है, इसका इस्लामीकरण हो चुका है और जो गैर तुर्क जनजाति है, इसका इस्लामीकरण नहीं हुआ था। अर्थात जो तुर्कमेन जनजातियां हैं, इन जनजातियों से तुर्कों का लगातार युद्ध हो रहा था। और यह तुर्कमान जनजातियां रह कहाँ रही हैं? मध्य एशिया में, जो कि क्षेत्र है कारा खितई, वो कारा खितई क्षेत्र का नाम है, जहां पर यह जनजाति रह रही थी। तो आप बहुत सिंपल भाषा में समझिए, गाजी भावना का विस्तार हो रहा था। जहां भी मूर्ति पूजक समाज था या गैर मुस्लिम समाज था, उस पर अधिकार करके उनका इस्लामीकरण किया जाना था। इस तरह की भावना चल रही थी। ऐसी छोटी-छोटी जनजातियां हमको मिल रही थी जो कि इस्लाम की भावना से नहीं जुड़ी थी। जो तुर्क थे, इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। तो यह इस्लाम के अंतर्गत शामिल हो चुके थे। लेकिन जो भी इस्लाम के अंतर्गत शामिल नहीं था, उन सब से युद्ध चल रहा था। जो तुर्की सम्राट थे, यह क्या कर रहे थे? जो तुर्कमेन क्षेत्र जो कि गैर इस्लामिक या गैर मुस्लिम क्षेत्र था, खानाबदोश जनजातियां, इनके क्षेत्रों में लगातार घुसपैठ कर रहे थे और यहाँ से गुलामों को पकड़ कर लाते थे। अर्थात इस क्षेत्र में हमला करते थे और वहां से लोगों को पकड़ कर लाते थे और उनको क्या करते थे? गुलाम बना लेते थे। उसके बाद इन पकड़े हुए गुलामों को विभिन्न क्षेत्रों में बेच देते थे। जैसे जो अफगानिस्तान का हेरात है, ईरान का स्थान है, उज्बेकिस्तान का समरकंद है, बुखारा के गुलाम बाजार, इन सारी जगहों पर ले जाकर इन गुलामों को बेच दिया जाता था। तो अब देखिए, तुर्कमेन क्षेत्र से गुलामों को पकड़ा जा रहा है, इसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा, और इनको विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जा रहा है। इसी रूप में हमको घुर मिलता है। घुर मतलब जहां पर गजनवी साम्राज्य उभरा था। अब आप समझिए, पूरी इस्लामिक व्यवस्था अलग है, इसमें बहुत सारे साम्राज्य हमको मिलेंगे। इसमें एक साम्राज्य है तुर्क और तुर्क में भी एक भाग है घुर क्षेत्र के तुर्क। तो जो घुर क्षेत्र के तुर्क है, यह भी इस्लाम का विस्तार कर रहे थे, यह भी विभिन्न अभियान कर रहे थे। मतलब पूरी तुर्क जाति तो कर ही रही थी, इसमें भी घुर लोग भी कर रहे थे। मतलब घुर तुर्कों का ही एक पार्ट। तो इस्लाम का विस्तार हो रहा है, दासों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है बड़ी मात्रा में। और यह दास कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे क्षेत्र जो गैर मुस्लिम क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्रों पर हमला करके उनको दासों के रूप में बंधक बनाया जा रहा है और उनको फिर बेचा जा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आपके यह तुर्क योद्धा है और उसमें भी जो घुर के योद्धा है, मतलब पूरे तुर्क योद्धा जो है, इनको छूट मिली हुई है। ऐसी छूट, यह आक्रमण कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, पहली चीज। फिर उसको लूट सकते हैं, दूसरा। तीसरा, दास बना सकते हैं, क्योंकि यह दास बेच रहे थे और दास सप्लाई कर रहे थे बड़ी मात्रा में। आक्रमण से बिना आक्रमण के उस क्षेत्र पर अधिकार कैसे करते, यह व्यवस्था भी बनी थी। और उसके साथ साथ यह लूट भी कर रहे थे। तो यह एक परमिशन मिली हुई थी इनको कि इस्लाम का विस्तार करने के लिए यह लोग यह सब काम कर सकते हैं। इसी कारण यह बड़ी मात्रा में लूट मार करते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। अब जो यह काम हो रहा है, इसके पीछे एक भावना और काम कर रही है। ऐसी, ये जो तुर्क लोग हैं, यह इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं और जब यह इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं,
तो इनके अंदर भी भावना है गाजी बनने की। गाजी बनने की मतलब एक अच्छा इस्लामिक योद्धा बनने की, जो इस्लाम को बहुत बड़े क्षेत्र में फैला सके। तो तुर्क योद्धाओं के बीच में भी यह भावना है। तो गाजी बनने की जो चाहत है, यह गाजी बनने की चाहत इन आक्रमणों को और बढ़ा देती है, अर्थात यह ज्यादा तेजी के साथ आक्रमण कर पाते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि पहले जो मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियां हैं, उन जनजातियों के विरुद्ध लड़ने के लिए, उनके क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए और उनको दास बनाने के लिए यह गाजी भावना काम करती है। और तुर्क आक्रमणकारी या तुर्क योद्धा इसका फायदा उठाते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। इन्हीं सब में इनको भारत का भी पता लगता है, या भारत का भी पता इनको पहले से चल चुका था कि अरब के क्षेत्र में भारतीय क्षेत्रों से लगातार व्यापार हो रहा था। इन्होंने घटनाक्रम शायद देखा हो अरब आक्रमणकारियों का। हमने देखा था कि इनको वापस होना पड़ा था बिना किसी भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन के। तो अब जो तुर्क आक्रमणकारी हैं, यह बहुत सारी खानाबदोश जनजातियों को जीत रहे हैं, उनको दास बना रहे हैं। इसी क्रम में यह भारतीय क्षेत्र पर भी अधिकार करने का प्रयास करते हैं। और वहां पर भावना क्या काम करती है? गाजी बनने की। अर्थात भारतीय लोग मूर्ति पूजक हैं, तो इन मूर्ति पूजक लोगों को हटाकर गैर मूर्ति पूजक समाज की स्थापना करना, अर्थात इस्लाम का विस्तारीकरण करना इन योद्धाओं का लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य के साथ यह भारतीय क्षेत्रों पर हमला करते हैं। अब हम समझे कि जो महमूद गजनी का आक्रमण है, वह भारत पर होता कैसा है। हमने पूरी पृष्ठभूमि समझ ली। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के पीछे क्यों कोई योद्धा भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था, क्यों वह भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करना चाह रहा था, उसने पश्चिम की तरफ अधिकार अपना क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों वह पूर्व की तरफ बढ़ा, अर्थात भारतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ा, वह सारी भावना हमने समझ ली कि वह कैसे काम कर रही। तो अब हम समझे कि महमूद गजनी का जो भारत पर आक्रमण हुआ वह कैसे होता है। हमको महमूद गजनी मिलता है अफगानिस्तान का एक लुटेरा, जो कि गैर मूर्ति पूजक जनजातियों पर आक्रमण कर रहा था, उनको जीत रहा था और उनको दास बनाने का काम कर रहा था। ऐसी बहुत सारी जनजातियों पर ये लोग काम कर रहे थे। अर्थात पूरी तुर्क व्यवस्था एक भाग थी इस्लाम व्यवस्था की, और इस्लाम व्यवस्था का विकास हो रहा था तुर्कों के माध्यम से। उन्हीं तुर्कों में हमको महमूद गजनी मिलता है। तो आप इसको बहुत आसान भाषा में समझिए। एक तो हो गया आपका इस्लाम। सबसे पहली चीज, इस्लाम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा था अपने विस्तार के लिए। अर्थात जो इस्लामिक क्षेत्र था या उसके आसपास का क्षेत्र था, वहां पर रह रही थी बहुत सारी जनजातियां। इन्हीं जनजातियों में एक जनजाति है तुर्क। तब पहले यह भी एक खानाबदोश जनजाति थी। तो इस्लाम का विस्तार हो रहा था, बहुत सारी जनजातियों पर इस्लाम अधिकार कर रहा था, तुर्क भी इसी में शामिल हो गए। तो अब इस्लाम का विस्तार करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, तो ये तुर्क हैं। इन्हीं तुर्कों में एक मिलता है तुर्क जिसका नाम है महमूद गजनी, और अब यह विस्तार करता है भारतीय क्षेत्र। शायद आप समझ चुके होंगे। तो गजनी की भावना के साथ यह भारत पर आक्रमण करता है। 20,000 योद्धा इसको मिलते हैं अमू दरिया, अर्थात जो आक्सस का क्षेत्र था वहां से इसको 20,000 योद्धा मिलते हैं। और यह योद्धा कैसे मिलते हैं? यह भी गाजी की भावना से जुड़े हुए थे, मतलब यह सब मिलकर गाजी बनना चाह रहे थे। तो उस भावना के साथ यह आगे बढ़ता है, और इन योद्धाओं पर जो इस्लाम का प्रभाव है वह इतना ज्यादा हो चुका है कि यह अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए शहादत देने को भी तैयार है। अर्थात इनका मानना है कि यदि युद्ध में यह लोग मर गए तब भी यह क्या होंगे? गाजी। और जीत गए तब भी क्या होंगे? गाजी। अर्थात जीतने पर जीते हुए योद्धा के रूप में गाजी, और मरने पर शहीद हुए योद्धा के रूप में गाजी। तो दोनों तरह से गाजी बनने की भावना इनके पीछे काम कर रही, और इसीलिए यह सब मिलकर इस्लाम का प्रसार करने के लिए भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। महमूद गजनी ली बार भारत की तरफ आक्रमण शुरू करता है 1018 ईस्वी में। तो हमने देख लिया कि गजनी का आक्रमण करने का जो कारण था, या महमूद गजनी का भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने का जो कारण था, वह कारण क्या था? जो गाजी की भावना थी, वह भावना किस प्रकार से काम कर रही थी। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल से समझेंगे कि महमूद गजनी किस तरह से भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, कैसे वह भारतीय मंदिरों को लूटता है, वह सारा घटनाक्रम हम देखेंगे। तो इस वीडियो में पूरी पृष्ठभूमि हमने समझ ली है तुर्क आक्रमण के पीछे। अरब आक्रमण अलग है, तुर्क आक्रमण अलग है, यह आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।